नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पहले से चले आ रहे लेक्चर थे उनके बाद के जो लेक्चर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है जटिल परिपथ चाल का लघुकरण। जटिल जाल परिपथ या परिपथ जाल का लघुकरण। जटिल जाल परिपथ का लघुकरण, जो हमारा जाल परिपथ होता है उसके अंदर से हमारा ये बॉक्स एक परिपथ के जाल को निरूपित कर रहा है। इसमें दो युग्म टर्मिनल निवेशीय और दो निर्गम टर्मिनल है। हमको पता नहीं है इसके अंदर क्या है, लेकिन इसको हम लोग किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में दो टेक्निक है। पहली है उसके लिए क्या है, हम प्रतिबाधा को यूज करते हैं और जो प्रतिबाधा की संख्या के आधार पर, जैसे मिनिमम संख्या, उसके आधार पे हम लोग इसका दो तरह से लघुकरण कर सकते हैं। तो जैसे मिनिमम प्रतिबाधाओं की संख्या अगर 3 है, प्रतिबाधा मिनिमम 3 प्रतिबाधाएं लेकर, कितनी 3 प्रतिबाधाएं, कम से कम 3 प्रतिबाधाएं लेकर हम लोग किसी भी परिपथ जाल का लघुकरण कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रतिबाधा की संख्या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 लेने के बाद में हमारे पास अगर किसी परिपथ जाल का लघुकरण कर सकते हैं तो हमको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग करना चाहते तो कर सकते हैं। अब हम लोग 3 प्रतिबाधाएं लें तो उन प्रतिबाधाओं को दो प्रकार से उनके विन्यास होते हैं, उन विन्यास के आधार पर इनको हम लोग क्या करेंगे, जो लघुकरण की टेक्निक है, तो पहली होगी हमारी टी जाल और दूसरा है पाई जाल। ठीक है, इन तीन प्रतिबाधाओं से हम लोग टी जाल बना सकते हैं, पाई जाल। टी कैसे होगा, जो टी जाल है उसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास में एक प्रतिबाधा होगी, दूसरी ये प्रतिबाधा है, ये Z1 Z2 और ये Z3। ठीक, तो देखा हमने कि ये 3 प्रतिबाधाएं हैं, उससे हम लोग इस टी आकार का हम लोग बना लेते हैं। और जो हमारा जो पाई वाला है उसमें हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें हम लोग इससे हमारे पास में ये और दूसरा प्रतिबाधा हमारी ये है और तीसरी प्रतिबाधा है ये। इसका एक कॉमन टर्मिनल है, ये 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। चूंकि हमारे पास जाल है, इसमें 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है, इसमें 2 इनपुट होगी हमारे, एक 2 इनपुट है, 2 आउटपुट टर्मिनल है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी ये 2 इनपुट होगी, 2 आउटपुट होगी। तो हमें 3 प्रतिबाधाओं से हम लोग टी जाल या पाई जाल के द्वारा हम लोग इसका व्यवहार को समझ सकते हैं, इसका लघुकरण कर सकते हैं, उसके तुल्य परिपथ बना सकते हैं। इसको हम लोग स्टार भी बोलते हैं, स्टार जाल, और इसको हम लोग डेल्टा जाल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा जाल, स्टार डेल्टा। देखो ये हमारे इस तरह से उल्टे डेल्टा की तरह है यहाँ पे। अगर हम इसको डेल्टा में ये साइड है, इसको इस प्रतिबाधा से ये साइड, इस प्रतिबाधा से ये साइड, इस प्रतिबाधा से करें तो हमारी डेल्टा की तरह दिखाई, जैसे हम लोग
डेल्टा जाल भी इसको कहते हैं और हम लोग इसको पाई जाल भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस ऊपर वाली साइड को पाई कीजिए और दोनों साइड को इस तरह से निकलते तो हमारे पाई जाल की तरह है। उसी प्रकार से ये हमारा टी जाल है जिसको हम स्टार जाल भी कहते हैं। अब हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि इस जाल का रूपांतरण करने के लिए, क्योंकि इस जाल का हम लोग रूपांतरण करेंगे, लघुकरण करेंगे, इसके तुल्य हम लोग टी जाल और पाई जाल बनाएंगे। तो किस प्रकार से Z1 Z2 Z3 का मान क्या होना चाहिए, या फिर हम लोग ZA ZB और ZC का मान क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे में रूपांतरण किए जा सकते हैं। हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलेगा कि टी जाल क्या है। टी जाल क्या करती है, इसको स्टार जाल कहते हैं। ये पाई जाल है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। इनमें क्या है, हम लोग मिनिमम 3 प्रतिबाधा यूज की है। अब हम लोग क्या है, जटिल पद्धत जाल है, हमको पता नहीं इसके अंदर क्या है, कौन सी कितनी प्रतिबाधाएं लगी हुई है, कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं और किस तरह का उसका व्यवहार है। मान लीजिए वो द्विपार्श्विक बाइलेटरल है और ओम के नियम की जो भी प्रतिबाधा इसके में लगी हुई है, ओम के नियम का पालन करती है, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ पे आसानी से स्टार और डेल्टा जाल में रूपांतरित कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी कुछ संकेत है उनका यूज करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इनका रूपांतरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस जाल को टी जाल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको पाई जाल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संकेत है उनका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखो, किसी भी जाल को तुल्य परिपथ में बदलने के लिए, किसी भी जाल को तुल्य परिपथ में बदलने के लिए आवश्यक है कि उस जाल के निर्गम टर्मिनल और निवेशी टर्मिनल, जैसे हमने इस जाल को डेल्टा जाल में बदलना है, ठीक है। तो ये आवश्यक है कि इसके निवेशी टर्मिनलों पर वोल्टेज तथा धाराओं का मान, इसके निवेशी टर्मिनलों पर वोल्टेज धारा के मान के बराबर होना चाहिए और सेम थिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो तुल्य परिपथ है। हम लोग किसी भी जाल का अध्ययन करने के लिए इस जाल के किसी भी प्रतिबाधा लगाने के बाद में किसी दूसरे टर्मिनल पे उसमें कुल प्रतिबाधा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग दो तरीके से करते हैं। हम लोग जैसे हमारे पास में ये 1 1 ये 2 है, ठीक है। ये निवेशी टर्मिनल है, निवेशी, ये निर्गम टर्मिनल है, निर्गम टर्मिनल। हम लोग किसी भी टर्मिनल पर प्रतिबाधा लगा करके दूसरे टर्मिनल पर कुल निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं, जबकि इसमें कोई विद्युत स्रोत या विद्युत वाहक बल लगा नहीं हो, निष्क्रिय हो, पैसिव हो उस अवस्था में। अब हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए हम लोग इसमें जब एक टर्मिनल पे हमको प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टर्मिनल पर या तो प्रतिबाधा कितनी लगाते हैं, प्रतिबाधा कितनी लगाएंगे, या तो प्रतिबाधा हम लोग 0 लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, 0, या फिर प्रतिबाधा का मान कितना होना चाहिए, या फिर इसका मान अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक टर्मिनल पर निवेशी टर्मिनल की निवेशी प्रतिबाधा या ड्राइंग पॉइंट इंपीडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मान ज्ञात करने के लिए, प्रचालन प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे टर्मिनलों पर या तो 0 प्रतिबाधा लगाएंगे या फिर अनंत लगाएंगे। हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए लगाते हैं, ऐसा करते हैं। जब हम लोग 0 प्रतिबाधा लगाएंगे तो 0 प्रतिबाधा का मतलब क्या होगा कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर या इन दोनों के बीच में करंट का जो फ्लो होगा, धारा का जो प्रवाह होगा, उसको कोई भी प्रतिबाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनल शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि लघुपथ, इस पथ का लघुपथन कर दिया गया। उसी
प्रकार से हम लोग अनंत प्रतिबाधा के लिए अनंत प्रतिबाधा अगर प्रतिबाधा की मान अनंत है तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ZL लगा दिया, लेकिन ZL का मान बोलते हो अनंत नहीं है। अगर हम लोग इसका वैल्यू अनंत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको खुला रखेंगे। अनंत का मतलब प्रतिबाधा अनंत होने का मतलब है कि इस टर्मिनल से इन दोनों टर्मिनलों के बीच में धारा का प्रवाह या आवेश प्रवाह होने के लिए इतनी प्रतिबाधा होती है कि उनके बीच में कोई आवेश का एक्सचेंज नहीं होता है या आवेश प्रवाह नहीं होता, शून्य होता है। इसका मतलब है कि दोनों टर्मिनल, यहाँ पे दोनों टर्मिनल अलग अलग है, यहाँ पे कोई दोनों के बीच कनेक्शन नहीं, मतलब ओपन है। तो हम लोग इसको खुला परिपथ करेंगे, खुला परिपथ, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रतिबाधा शून्य होती है तो इसको हम लोग बंद परिपथ करेंगे, बंद परिपथ। या इसको चूंकि बंद है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी दोनों एकदम चालक तार से जुड़ते हैं, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित परिपथ, ठीक है। तो हम किस प्रकार से एक टर्मिनल पे परिचालन प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दूसरे टर्मिनल को या तो हम लोग प्रतिबाधा शून्य रखेंगे, मतलब लघुपतित कर देंगे, जिसको हम लोग बंद परिपथ करेंगे दूसरे, या फिर हम लोग उन दोनों टर्मिनलों पर बीच में प्रतिबाधा अनंत कर देंगे, मतलब खुला उसको रख देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके सिरों पर हम लोग प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए जो ये टर्मिनल युग्म है उसमें हम लोग दो कंडीशन रखेंगे, या तो प्रतिबाधा शून्य हो या अनंत हो। तो हमारी जो इस यहाँ पे नापी गई प्रतिबाधा है वो दो उसके दो मान होंगे। उसी प्रकार से हम लोग इस टर्मिनल के लिए भी करेंगे कि इस टर्मिनल पर प्रतिबाधा कितनी होगी, जब इस टर्मिनल पर इन दोनों टर्मिनलों की इस दोनों युग्मों के बीच में प्रतिबाधा शून्य हो और जब दोनों युग्मों के बीच में प्रतिबाधा अनंत हो। इस प्रकार से हमारे पास में 4 प्रकार की प्रतिबाधाएं आती हैं। इन 4 प्रकार की प्रतिबाधा को हम लोग संकेत के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा युग्म 1 है, ठीक है, टर्मिनल युग्म 1 है, तो हम लोग Z1, ठीक है। यदि हम लोग प्रतिबाधा शून्य रखते हैं तो हमारे क्या है, लघुपतित परिपथ, इसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, SHORT, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब टर्मिनल युग्म 1 पर प्रतिबाधा, जब टर्मिनल युग्म 2 शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, क्या हो, शॉर्ट सर्किट, जब टर्मिनल युग्म 2 लघुपतित हो, बंद हो या लघुपतित हो, ठीक है। फिर ये क्या है, युग्म 1 पर मापी गई प्रतिबाधा है जब हमारा टर्मिनल युग्म 2 लघुपतित हो। उसी प्रकार से Z1 OC, जब OC मीन्स यहां से है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, जब टर्मिनल युग्म 2 ओपन हो, तो हम लोग जब टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा, जब टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा, जब टर्मिनल युग्म 2 ओपन सर्किट मीन्स खुला परिपथ हो, ठीक है, जब युग्म 2 खुला, ठीक है, ओपन हो। तो इस प्रकार से हम लोग टर्मिनल युग्म 1 पर दो प्रकार से जो हमारी प्रतिबाधा मापित होती है
दो प्रकार से माप सकते हैं। Z1SC का मतलब टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 2 लघु पतित हो। दूसरा Z1OC टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 2 खुला हो। ठीक है, तो देखो जब टर्मिनल युग्म 2 खुला रहेगा इसका मतलब उनके बीच में प्रतिबाधा अनंत है, और जब वो बंद रहेगा इसका मतलब प्रतिबाधा। उसी प्रकार से हम लोग दो प्रकार की प्रतिबाधाएं टर्मिनल युग्म 2 के लिए परिभाषित कर सकते हैं। Z2SC, ठीक है, Z2SC टर्मिनल युग्म 2 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 1 लघु पतित हो। ठीक है, जब टर्मिनल युग्म 1 लघु पतित हो। उसी प्रकार से हम लोग Z2OC का मान ज्ञात कर सकते हैं। Z2OC क्या होगा मान? Z2OC टर्मिनल युग्म 2 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 1 खुला हो। जब युग्म 1 खुला हो, ठीक है, जब टर्मिनल युग्म 1 खुला हो लघु पतित। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी परिपथ जाल के लिए 4 प्रकार से प्रतिबाधाएं परिभाषित कर सकते हैं। Z1SC टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 2 शॉर्ट सर्किट हो, मतलब लघु पतित होगा तो उनके बीच में प्रतिबाधा शून्य होगी। Z1OC टर्मिनल युग्म 1 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 2 ओपन सर्किट हो, मतलब खुला हो। अगर खुला होगा तो हमारी प्रतिबाधा कितनी होगी? अनंत होगी। उसी प्रकार से टर्मिनल युग्म 2 के लिए है Z2SC मतलब टर्मिनल युग्म 2 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 1 शॉर्ट सर्किट हो। और उसी प्रकार से Z2OC का मान आता है जब टर्मिनल युग्म 2 पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल युग्म 1 खुला हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 4 प्रतिबाधाएं 4 प्रकार से मापी गई प्रतिबाधाएं हैं। अगर हम लोग इस जाल के तुल्य परिपथ जाल को ढूंढना चाहते हैं या उसकी कंपेरिजन करना चाहते हैं या फिर उसका लघुकरण करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि टी या पाई जाल में, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उन दोनों जालों में जो हमारा पाई जाल था और हमारा टी जाल था, पाई जाल था और हमारा टी जाल था, इन दोनों जालों में उनके निवेशी गुणों पर इन राशियों का मान उतना ही होना चाहिए जितना कि इस जाल पर मापा गया हो, जबकि ये जाल निष्क्रिय है और ये भी निष्क्रिय है, मतलब इनमें कोई विद्युत नहीं लगा हो, तब हम लोग ये मापते हैं। इस प्रकार से चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड जाल हो, देर का हो, उसको हम लोग लघुकरण कर सकते हैं। और लघुकरण करने के लिए हम लोग प्रतिबाधा इन राशि का यूज करते हैं और फिर हम लोग इनकी सहायता से जो हमारे तुल्य परिपथ जो बनाते हैं उसमें सबसे सरल परिपथ होता है टी और डेल्टा, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 3 प्रतिबाधाओं का यूज होता है, अर्थात कम से कम प्रतिबाधाओं का यूज करके हम लोग टी और डेल्टा की जाल बना सकते हैं, जिनमें इनके तुल्य हम लोग इसके तुल्य परिपथ की कल्पना कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ये याद कर लिया कि Z1SC क्या है, Z1OC क्या है, Z2SC क्या है, Z2OC क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ये हमारा डेल्टा परिपथ है इसमें भी हमारे पास में टर्मिनल युग्म है 2, ठीक है, और हमारे पास में जो टी था जाल उसके अंदर में हमारे पास में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। अगर हम लोग इनके इनपुट
आउटपुट सिरों पर मापे ये इस प्रकार की प्रतिबाधा है, इनके इस चाल के सिरों पर मापे गई प्रतिबाधा के बराबर हो तो हम कहेंगे कि हमने इसके तुल्य डेल्टा जाल का निर्माण कर लिया है और इसके तुल्य टी जाल का निर्माण किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका किसी दिए हुए जाल का हम लोग टी जाल में रूपांतरण करेंगे, किसी दिए हुए जाल का टी जाल में रूपांतरण करेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि राशि क्या है, तो इनकी सहायता से हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग जो हमारा ये जाल है उसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी क्या थी राशियाँ, लेकिन हम लोग इस टी जाल में कितने कितने मान की प्रतिबाधा लगेंगे तो उनको ज्ञात करने के लिए हम लोग इन राशियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई जटिल परिपथ जाल दे देते हैं, कोई जटिल जाल परिपथ जाल दे देते हैं, हम लोग उसका टी जाल में रूपांतरण करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में देखो ये कोई जाल है, ये जाल है, ठीक है, इसके दो इनपुट है, इनपुट निवेशी युग्म है 1 1 और निर्गम टर्मिनल का युग्म है 2 2। ओके, इसके तुल्य हमको टी जाल का निर्माण करना है, इसके तुल्य हमें टी जाल का निर्माण करना है। ये हमारी Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। ओके, इसके तुल्य जाल ये है हमारा, इसके जो निवेशी टर्मिनल ये दो निवेशी टर्मिनल युग्म है 1 1, ठीक है, और ये दो निर्गम टर्मिनल युग्म है 2 2। ठीक है, हमको पता नहीं है इसके अंदर कितनी प्रतिबाधा है, किस किस रूप में लगी हुई जाल है, तो इसका हम लोग मिनिमम 3 प्रतिबाधा का यूज करके हम लोग टी जाल में रूपांतरण कर लेंगे। अभी कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग हमने हमारी जो परिकल्पना ये थी या फिर जो सिद्धांत है ये है कि इस जाल की निवेशी और निर्गम टर्मिनल युग्मों पर Z1 OC Z1 OC Z1 SC Z2 OC और Z2 SC। ठीक है, इन मापित प्रतिबाधा का मान इस जाल के इन सिरों पर निवेशी टर्मिनल और निर्गम टर्मिनल पर मापे संगत Z1 OC Z1 SC Z2 OC Z2 SC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, Z1 OC मापा यहाँ पे, इसके लिए हमने क्या किया, इस टर्मिनल युग्म एक पर मापित प्रतिबाधा जब दो ओपन है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये किसके तुल्य होना चाहिए, सेम इस टर्मिनल के इस युग्म पर मापित प्रतिबाधा जब ये टर्मिनल खुला होगा तो कितने आ रही है हमारी, ये जब खुला होगा तो ये देखो खुला है, इसका मतलब इस प्रतिबाधा का कोई रोल नहीं है और ये इस तरह से हो जाएगा Z1 Z3। ठीक है, ये कितनी प्रतिबाधा आ जाएगी मेरे पास, Z1 प्लस Z3 जब ये टर्मिनल ओपन होगा, जब ये टर्मिनल ओपन होगा तो ये टर्मिनल होगा ही नहीं हमारे पास में, तो इन दोनों के बीच में टर्मिनल कितनी प्रतिबाधा आ गई, Z1 प्लस Z3 आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टर्मिनल युग्म 2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं और टर्मिनल युग्म 1 पर प्रतिबाधा का मापन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस
इन दो टर्मिनलों के बीच में प्रतिबाधा का मान याद करते हैं। तो देखो ये प्रतिबाधा और ये प्रतिबाधा इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में समांतर टर्मिनल है, ठीक है, और फिर ये सेंटर में इसके जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी आ जाएगी Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो हमने टर्मिनल एवं दो को शॉर्ट सर्किट करने के पश्चात में ये दोनों समांतर क्रम में आते हैं, तो ये तुल्य प्रतिबाधा कितनी होगी, ये तुल्य प्रतिबाधा आ गई, और ये दोनों श्रेणी क्रम में इसके जुड़े हुए हैं, तो ये Z1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, Z2OC याद करते हैं। Z2OC क्या होगी, इसके सिरों पर मापित प्रतिबाधा जब ये ओपन हो, तो इसके सिरों पर मापित प्रतिबाधा जब ये दोनों ओपन हो, ठीक है, ये कितनी आएगी, क्योंकि जब ये ओपन होगा इसका मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि कंसीडर कि ये है नहीं, तो ये हमारे इन दो सिरों के बीच में टर्मिनल एवं टू के बीच में मापित प्रतिबाधा कितनी आएगी, Z2 प्लस Z2, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल एवं टू पर मापित प्रतिबाधा जब टर्मिनल एवं एक शॉर्ट सर्किट हो, इस पर मापित प्रतिबाधा जब ये शॉर्ट सर्किट हो, तो हम लोग इस पर मापित प्रतिबाधा मापन करते हैं, जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो देखो जैसे इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये दोनों समांतर क्रम में रहते हैं, और उसके बाद में फिर इस श्रेणी में बन जाते हैं। इनको शॉर्ट सर्किट करने के बाद में क्या कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, मानो एक बिंदु हमारे पास K है, ठीक है, उसके बाद में K का हमारे पास प्रतिरोध ये है, और फिर हमारे पास ये प्रतिरोध है Z1 Z3 और Z2, ठीक है। तो ये दोनों समांतर क्रम में आ गए और ये श्रेणी क्रम में आ गया, ठीक है। इन दोनों का समांतर क्रम में ऐड करने के बाद ये श्रेणी क्रम में आ गया, तो कितना होगा ये, इसका वैल्यू होगी Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग छठी परिपथ जाल के तुल्य परिपथ T जाल का हमने निर्माण कर लिया है। ये जाल इस T जाल के तुल्य तभी होगा जब ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। अर्थात इसके सर्वोत्तम मापित Z1OC इसकी सर्वोत्तम मापित Z1OC के बराबर होगी, जो कि ये है। फिर इसकी सर्वोत्तम मापित Z1SC इसकी सर्वोत्तम मापित Z1SC के बराबर है, जो ये है। देखो ये Z1OC में यहाँ से माप के हम लोग माप सकते हैं, इसमें हमें पता नहीं है माप रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में Z1 और Z3 के बराबर आना चाहिए। अब हमें ये पता नहीं कि इनका मान कितना होना चाहिए। इनका मान एक बार हम लोग इसके सिरे पर मापे Z1OC Z1SC Z2OC और Z1SC का मान इस पे यहाँ पे ज्ञात करते हैं, और फिर हम लोग उनकी सहायता से Z1 Z2 Z3 का मान ज्ञात करते हैं। फिर उतनी ही प्रतिबाधा हम यहाँ लगा सकते हैं, तो फिर हमारा इस जाल के तुल्य परिपथ जाल का T जाल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास चार समीकरण हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इन चारों समीकरणों को हल करके हम लोग इस चाल Z1 Z2 Z3 और Z2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। हम लोग यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, Z1OC माइनस Z1SC, Z1OC माइनस Z1SC। तो जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो Z1 से Z1 तो हट जाएगा, और Z3 माइनस C आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, Z3 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये हमारे पास में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पे Z2 Z3 है, ओके। तो इस यहाँ पे भी हमारा Z2 Z3, हम लोग इसको घटा के सोल्व करते हैं, कितना आता है, ठीक है।
इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ऊपर Z2 Z3 टाइम्स Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये आ गया हमारा। ओके, अब हम लोग देखो इससे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा हमारा Z3 Z2, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, हमारा आएगा Z3 Z2, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हमारा Z3 स्क्वायर आएगा और ये हमारा माइनस का Z3 स्क्वायर है, Z2 Z3 है, ठीक है, ये Z2 Z3, तो Z3 Z2 से Z2 Z3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा Z3 स्क्वायर और हर में है हमारे पास में Z2 Z3, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3, ये क्या आ गया हमारे पास में Z1 OC माइनस Z1 SC, इसका मान आ गया। Z1 OC माइनस Z1 SC का मान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण, इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं, ठीक है, समीकरण 4 को हम लोग समीकरण 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z2 प्लस Z3 है, तो जैसे ही हम लोग इसको Z2 OC से मल्टीप्लाई करेंगे मान हम, तो हमारे पास क्या आएगा Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC, ठीक है, तो हमने Z2 OC को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 और यहाँ पे कितना है Z2 प्लस Z3, इसको हमने Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया Z2 से और राइट साइड में हम लोग Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो Z2 प्लस Z3 से Z2 प्लस Z3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में क्या बचेगा Z3 स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास में Z3 स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में Z3 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई और Z3 की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग इसका स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं, तो हमारे पास Z3 कितना आ गया, हमारे पास Z3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Z3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC, ये हमारे पास में Z3 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हम लोग इनका समीकरण को सॉल्व करके हम लोग Z3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग Z3 का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास Z1 OC का मान आ जाता है और इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो हमारे पास में Z2 OC का मान आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से देखो इस समीकरण 1 से हमारा Z1 कितना होगा, Z1 इक्वल टू समीकरण इससे एक से Z1 इक्वल टू कितना होगा Z1 OC माइनस Z3, ठीक है, इस समीकरण से हमारा Z1 इक्वल टू Z1 OC माइनस Z3 हो गया, Z1 OC में पता है और Z3 भी हमें इस समीकरण से पता है, तो हमारा Z1 निकला आएगा, Z1 कितना आएगा Z1 इक्वल टू Z1 OC माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC, ये हमारा Z1 का मान हो गया। उसी प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 3 से हम लोग Z2 का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 3 से Z2 का मान कितना होगा, यहाँ से Z2 इक्वल टू Z2 OC माइनस करते हैं, Z2 इक्वल टू Z2 OC माइनस Z3, हमारे पास इस चाल से Z2 OC का मान पता है और Z3 हमारे पास ये है, तो हम लोग इसका मान रख के Z2 का मान भी निकाल सकते हैं, Z2 इक्वल टू Z2 OC माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC, इस प्रकार से हम लोग इस जटिल जाल का तुल्य T जाल में
रूपांतरण कर सकते हैं। हमारे पास Z3 का वैल्यू आ गया, Z1 का आ गया और ये Z2 का आ गया। तो इस केस दौरान वहाँ पे Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC और Z2 SC अगर हमें पता चल जाती है तो हम लोग उसकी तुल्य T जाल का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें Z1, Z2, Z3 का मान कितना होगा, Z3 का मान ये रहा, Z1 का मान ये रहा और Z2 का मान ये रहा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस जटिल जाल का तुल्य डेल्टा जाल में रूपांतरित करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।